भारत को इन दुष्ट अंग्रेज़ों ने कैसे लूटा है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे प्राचीन काल में भारत कितना समृद्ध और वैभवशाली था। और पहले बचपन में स्कूली किताबों की शिक्षा के आधार पर मैं समझता था कि ब्रिटेन और पश्चिमी जो देश हैं यूरोपीय और अमेरिकी, इन लोगों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर यह संपत्ति और धन या समृद्धि अर्जित की है और मैं मन ही मन कोसता था। लेकिन जब बड़ा हुआ और इन सब के बारे में जाँचना परखना शुरू किया तो पता चला कि इन लोगों ने कोई भी मेहनत नहीं की है हमसे आर्थिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ने में, बल्कि इसके लिए इन्होंने भारत के समृद्ध धन को लूटा है और फिर भारत के तकनीकों को और और निर्माण तकनीकों को और विज्ञान को, प्रगति को, इन सब को इन्होंने लूटा है और इसके बल पे ये समृद्ध हुए हैं। इस समृद्धि को ब्रिटेन और पश्चिमी देशों ने, खास तौर से ब्रिटेन ने, इस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए भारत के भौतिक संपदा को तो लूटा ही है और हमारी बौद्धिक संपदा को भी लूटा है। जैसे इसमें चाहे कोई कारीगरी हो, चाहे लोहे बनाने की तकनीक हो, कपड़ा बनाने की तकनीक हो या फिर विज्ञान की जो खोजें हों, ये सब आज अब धीरे-धीरे उद्घाटित हो रही है कि ब्रिटिश काल के दौरान जब ये ब्रिटेनवासी अंग्रेज़ ब्रिटिश काल के दौरान जब ये ब्रिटेनवासी अंग्रेज़ भारत में आए थे और हमें इन्होंने गुलाम बनाया था, उस समय इन्होंने हमारी सारी इन चीज़ों की चोरी की थी और उसको ब्रिटेन ले जाके फिर उन चीज़ों का निर्माण करके वही हमको बेचा और ऐसे कानून बनाए ताकि हमारी निर्माण इकाइयाँ और हमारा सारा बौद्धिक संपदा इनका उपयोग करना हमारे लिए निषेध और आपराधिक करार दे दिया। इसके लिए इन्होंने कानून बना के हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, हमें धार्मिक शिक्षा, वैदिक और ये सब अपने हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा से वंचित कर दिया। अब ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसको कहते हैं सनातन नासदीय सूत्र। यह सूत्र हमारे सृष्टि के निर्माण के रहस्यों से पर्दा उठाता है और सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से इसका वर्णन करता है। इसमें 7 सूक्त हैं और आश्चर्यजनक बात ये है कि यह प्रेम इसी तरह से मैच करता है जैसे आज का बिग बैंग सिद्धांत को, जो इन पश्चिमियों ने हमें बेचा है। यह बिग बैंग सिद्धांत, अब जहाँ पे मैंने इस जानकारी को पढ़ा, उनका कहना था कि ये भारत वाले बहुत महान थे जो कि आज की वैज्ञानिक खोजों को ये पहले ही खोज चुके थे। लेकिन मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं है, ये खोज पहले से ही यहाँ पे मौजूद थी, केवल इन धूर्त अंग्रेज़ों ने इसको यहाँ से ले जाकर के वहाँ पे कॉपी किया और उसको समझने में इनको इतना दिन लगा और जब उसको ठीक से समझ गए तो उसको फिर बिग बैंग थ्योरी के रूप में प्रतिपादित कर दिया। अब सृष्टि का सृष्टि की उत्पत्ति और लय को बहुत ही सुंदर ढंग से अब सृष्टि की उत्पत्ति और लय को, अव्यक्त से व्यक्त होना सृष्टि का और फिर व्यक्त से अव्यक्त हो जाना सृष्टि का, इस क्रम को इस नासदीय सनातन सूत्र में बहुत अच्छे से समझाया गया है, जिसे कॉपी करके इन लोगों ने बिग बैंग की थ्योरी बनाई। सेम इसी तरह से हमारे यहाँ मैं एक उदाहरण लूँगा वस्त्र उद्योग का। भारत का वस्त्र उद्योग पहले बहुत ही उन्नति पे था, उन्नति के शिखर पे था। जब ये लोग अंग्रेज़ यहाँ भारत में थे तो उस समय भारत का वस्त्र उद्योग इतना अधिक वैभवशाली था कि यहाँ से कपड़े भर-भर करके यूरोपीय मार्केट में, ख़ास तौर से ब्रिटेन और इन सब जगहों पे बिकने के लिए जाते थे और वहाँ की महिलाएँ भारत के कपड़ों की दीवानी थीं और इन कपड़ों को पहनने के लिए वो पागल सी हुई रहती थीं। तो अंग्रेज़ यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उनका व्यापार का घाटा बहुत ज़्यादा था। यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान ब्रिटेन को बेचा जाता था और वहाँ से बहुत कम चीज़ें खरीदी जाती थीं और उनमें से बहुत बड़ा हाथ ये वस्त्रों का था। इसके बाद मसालों का और ऐसी ही अन्य चीज़ों का भी था। हर चीज़ें भारत में ही सबसे अच्छी बनती थीं। अब वहाँ पे एक इंडिया ब्रिटिश हाउस था। वहाँ पे कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग थी, उसमें से एक थे डॉक्टर जॉन फोर्ब्स वाटसन। इस आदमी ने भारत में सर्जन के तौर पर ब्रिटिश सैनिकों को सेवाएँ दी थी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों को सेवाएँ दी थी और यहाँ पे काफ़ी समय तक रह के वह ब्रिटेन गया था। उसने इसका बहुत अध्ययन किया और फिर एक दिन सभा में उसने इन लोगों को बताया कि भारत से हम लोग कपड़े तो बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन इसके बजाय उसको हम इसके बदले में बेचते बहुत कम चीज़ें हैं। तो इसको कम करने के लिए उसने एक धूर्ततापूर्ण नीति बनाई। ब्रिटेन के इस ब्रिटेन के इस व्यापारिक घाटा को कम करने के लिए उसने एक धूर्ततापूर्ण नीति बनाई और इसके चलते उसने उम, वहाँ से एक प्रतिनिधि वहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा और उन्होंने उसका
उसके साथ वह स्वयं आया था और उन्होंने भारत में समस्त वस्त्रों के प्रकार और उनकी निर्माण तकनीक और कैसे बनते हैं, उनकी कीमत क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कौन-कौन लोग बनाते हैं, इन सब को समाहित करते हुए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया नाम से एक किताब लिखी जो 18 भागों में थी। इसमें उसने सभी प्रकार के कपड़े, लगभग 500 से अधिक प्रकार के कपड़े थे, इनके प्रकार, इनके रेशों की उत्पत्ति और कैसे बनाया जाता है, इन सब का इसमें समावेश किया। और फिर इनको ब्रिटेन ले गया और वहाँ पे ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। वहाँ पे मशीनों के बल पे भारतीय वस्त्रों की चीप, साधारण, सस्ती बाज़ारू कॉपियाँ बनाना शुरू किया। और वहाँ से लाके इनको बहुतायत में भारत के बाज़ार को बहुत सस्ते दामों पे उन कपड़ों से पाट दिया। जॉन फोर्ब्स वाटसन ने इस अपनी पुस्तक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के 18 भागों में भारत के उस समय के 700 प्रकार के सबसे अच्छे कपड़ों की निर्माण तकनीक, उनको, उनके रेशों की प्राप्ति के स्रोत और इन सब के आधार पर इस किताब के 18 भागों को लिखा। और इसके बाद फिर वहाँ पे औद्योगिकरण के बलबूते पर इन कपड़ों की चीप, साधारण बाज़ारू कॉपियाँ तैयार किया और उनको लाके भारतीय बाज़ार में पाट दिया। इससे भारतीय हथकरघा उद्योग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ार में बने कपड़े इतने अच्छे, उम्दे किस्म के होते थे कि इनसे बहुत विशेष अंतर नहीं पड़ा। अभी भी भारतीय बाज़ारों की माँग पूरे यूरोपीय बाज़ार सहित ब्रिटेन में भी बहुत ज़्यादा थी। जो कि अभी भी व्यापारिक घाटा बहुत ज़्यादा था। अब इसको कम करने के लिए इन्होंने और भी अधिक धूर्ततापूर्ण नीतियाँ बनाई। इसके चलते इसने भारत से जो भी व्यापारी अपना सामान ब्रिटेन में बेचना चाहते थे, उसके लिए उस पे प्रतिबंध लगाने जैसा एक नियम बनाया। इस नियम के तहत अब भारत से कोई भी अगर कुछ भी ब्रिटेन में बेचना चाहता है, तो वहाँ से एक विशेष तरह की करेंसी, उसको पता नहीं कौन-सा बिल कहते हैं, उसको वहाँ से खरीदना होता था, जिसको सोने या चांदी के बदले में खरीदना होता था और फिर उस बिल के बलबूते पर ही अपना सामान ब्रिटेन में बेचा जा सकता था। इस तरह से भारतीय व्यापारियों का खून चूसने जैसा दौर शुरू हो गया और भारतीय व्यापार बुरी तरह से लड़खड़ाने लगा और भारतीय वस्त्र उद्योग एकदम से चौपट हो गया। इसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने फिर भारतीय जुलाहों, बुनकरों, इन सबको पकड़-पकड़ कर इनके हाथ काट दिए, बाज़ारों को जला दिया और सारे कपड़े इत्यादि नष्ट कर दिए। और जो अच्छे कारीगर थे या जो अच्छा कपड़ा बनाना जानते थे, उनको पकड़ के अपने जहाज़ों में भर-भर के, पानी के जहाज़ों में भर-भर के ब्रिटेन ले गए और वहाँ पे उनसे वस्त्र निर्माण की तकनीकें सीखने लगे। और इस तरह से भारत का वस्त्र उद्योग पूरी तरह से इन धूर्त पश्चिमियों ने नष्ट कर दिया। और इन अपने उसी किताब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया 18 भागों में इस किताब के बलबूते पर वो 700 प्रकार के अत्यंत उन्नत वस्त्रों को, ये चीप कापियाँ वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर बनाने लगे और पहले तो उनको यहाँ पे सस्ते में बेचते थे, फिर धीरे-धीरे अब आज के ज़माने में हम जानते ही हैं कि इनकी वस्त्र जो है तमाम विदेशी ब्रांड के कपड़े हैं, जिनको भारतीय बड़े फैशन से पहनते हैं और वो कितने औने-पौने दामों पर, उल्टे-सीधे दामों पर हमें अब बेचते हैं। तो ये है इनका व्यापारिक हथकंडा, ये कोई मेहनत करके हमसे आगे नहीं हुए हैं, इन्होंने हमारा लगातार सतत शोषण किया है और हमारे समस्त बाज़ार को नष्ट करके इन्होंने अपने सस्ते बाज़ारू उत्पादों को हमारे यहाँ स्थापित किया है। और इस तरह से इनकी उन्नति का ये है राज। आज भी तमाम व्यापारिक समझौतों और व्यापारिक नीतियों और मौद्रिक नीतियों के बलबूते पर ये हमारा शोषण करते जा रहे हैं। इसके बारे में हम फिर अब कभी आगे बात करेंगे। तो जिस तरह से मैंने वस्त्र उद्योग के उदाहरण से आपको यह समझाया है, इसी तरह से हर क्षेत्र की यही कहानी है। चाहे वह इनकी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति हो, हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को पूरी तरह से मटिया-मेट करके आगे बढ़े हैं। वही हाल हम इसके स्टील उद्योग का है। हमारे यहाँ से ऊर्ज स्टील, जिसको आज कहते हैं, वो भारत की ही देन है। यहीं से बनाना वो सीख कर गए हैं और वस्त्र उद्योग के बारे में हमने जान ही लिया। यही हाल हर उद्योग का है कमोबेश। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कभी आगे बात करेंगे।